हमारे साथ चूंकि सफोलॉजिस्ट संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, ये सवाल देखिए और जहन में आ रहा होगा कि दोनों की सीटें अगर मिला दी जाए, बीजेपी शिवसेना की सीट हम मिला रहे हैं तो इस वक्त मौजूदा वक्त में 163 सीट पे आगे चल रही है। इसका मतलब यह है कि लगभग 85 सीटें विधानसभा की इन्होंने लोकसभा की तुलना में गंवाई हैं। तो इसका दुख और मलाल क्यों किसी को नहीं है? और बीजेपी कह रही है हमने अब बहुमत ले लिया और आगे बढ़ गए, और देखिए 100 के आंकड़े पहुंच गए। शिवसेना कह रही है उस समय महाराष्ट्र का हित था। तो दोनों के राजनीतिक हित में ये फिट चीज नहीं बैठ रही है। बिल्कुल ही नहीं। ये तो चूंकि एक पब्लिक पोस्चरिंग, अगर आप पब्लिकली बात कर रहे हैं तो कहेंगे नहीं इसका मलाल हमें नहीं है। और बीजेपी के नेता हमेशा ये कहते रहेंगे कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे और अगर हम चुनाव मिल के साथ लड़ते तो शायद इतनी सीटें जीतते नहीं। लेकिन सचमुच दोनों पार्टियों को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह की सीटों का आकलन अभी हो रहा है, बीजेपी अगर गठबंधन के साथ भी चुनाव लड़ती तो शायद इतनी सीटें खुद जीत सकती थी। तो दोनों पार्टियों को नुकसान हो रहा है। शिवसेना को ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, बीजेपी को थोड़ा कम नुकसान। नहीं, ये तीन पार्टियां 50-50 पे आके टिक गई हैं। एनसीपी 50, कांग्रेस 50, शिवसेना 56 सीट और बीजेपी प्लस 105 है। श्रीकांत जी, जरा इस पे ध्यान दीजिए। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं हम दोबारा उस पर लेके आते हैं। आपके 4 सहयोगी दल, चारों ने अगर मिलकर भी 5-6 सीटें जीत ली होंगी तो आप 100 आंकड़ा नहीं छुपाओगे। हम दूसरा सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या इस बात को लेकर आज संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी कि यह निर्णय कितना गलत रहा? अगर दोनों मिलते तो 2/3 ले जाते। होता है भाजपा को लेकर, वो आपका आकलन एकदम अलग दृष्टि से होता है। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों का जो चश्मे का जो फ्रेम है या जो ग्लासेस हैं, वो बीजेपी को हमेशा से दूसरी तरीके से आकलन करते हैं। ईमानदारी से अगर आप आकलन करें, हरियाणा राज्य का आकलन करिए, 4 जहां एमएलए आपके होते थे वहां प्रचंड बहुमत आपको मिल रहा है। अरे हुजूर, हरियाणा में सहमति है, महाराष्ट्र को लेकर बात हो रही है। 117 नहीं, मैं दोनों राज्यों की बात करूंगा ना। 117 हम कम से कम, हमारा जो आकलन है 117 सीटें हम लोग जीतने की स्थिति में है। तो जो दल 119 टोटल सीटें लड़ता था, आज वो दल 117 के आसपास वहां टोटल सीटें जीत रहा है। तो बड़ी जीत है प्रसन्न जी, ये छोटी जीत नहीं है। और ये महाराष्ट्र के लोगों की जीत है, सुशासन की, विकास की जीत है। आकलन आप ईमानदारी से इस तरह से करिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। और जो सत्ताधारी दल है, जो 15 साल से वहां सत्ता में था, आज वो सत्ताधारी दल कहां है? बड़ी बात यह है, आकलन इस चीज का होना चाहिए, चिंतन और मनन और कहीं ना कहीं चर्चा इस पर होनी चाहिए कि सत्ताधारी दल तीसरे पायदान पर आ रहा है और 46 विधायक जिस पॉलिटिकल पार्टी के होते थे, जो 119 टोटल सीटें लड़ता था, आज 117 सीटें अपने दम पर जीत रहा है। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में वो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है। बड़ी बात यहां है, आप जनता का जो मैंडेट है, कहीं ना कहीं आप उससे अपने आप को अलग रखकर अपना आकलन कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, आपको आकलन करने का अपना अधिकार है, लेकिन वास्तविकता आज यह है कि इसको आप नकार नहीं सकते। ये सीटें जो जनता ने जिसको जिताया 2009 में 119 टोटल वो सीट लड़े, आज वो 117 सीटें अपने दम पर महाराष्ट्र में जीत रहे हैं। बड़ी विक्ट्री है प्रसन्न जी, आप मानिए या मत मानिए। नहीं, हम बिल्कुल मान रहे हैं। हम तो मान रहे हैं कि आप शिवसेना से ही लड़ रहे हैं। हम यही तो बार बार आपसे कह रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी का जनाब सुपड़ा साफ हो जाता। ये जो सीटें नजर आ रही हैं, कांग्रेस 51 और एनसीपी 48 सीट, ये 10-10, 20-20 सीट पे सिमट जाती अगर आप दोनों मिलकर लड़ते। हम बार बार आपसे कुछ और कह रहे हैं। हमारे चश्मे और आपके चश्मे का चक्कर नहीं है। जो नजर आ रहा है उसमें आप और शिवसेना बीते 25 बरस से एक साथ थे। इस चुनाव में अलग हो गए जब ये बहुत क्लियर मैंडेट चुनाव के पहले आ गया था कि कांग्रेस एनसीपी को हारना है। अचानक आप दोनों को नजर आने लगा कि अपने बूते सत्ता मिल सकती है, इसलिए ये स्थिति। हम 1 मिनट आपसे हम इसका जवाब लें। हम जरा आपको दिखाते हैं विधानसभा के भीतर वो कौन सी तस्वीर निकल कर आ रही है। सईद, जरा बताइए किस तरह की तस्वीर महाराष्ट्र में निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर हम यहां पर इस वक्त तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जिस तरह से कह रहे थे कि हम 46 से 110 तक पहुंच चुके हैं, हालांकि ये आंकड़े हम आपको बता दें कि बदल रहे हैं। बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, एक संभावना यहां पर इस तरह की उभर रही है। हालांकि उसे पूर्ण बहुमत 145 का जो आंकड़ा है वो अभी पूरा नहीं मिल पाया है, लेकिन शिवसेना के साथ मिलकर 65 शिवसेना, जो कि पिछले 2009 चुनावों, विधानसभा चुनावों के मुकाबले जबकि 44 सीटें उन्हें मिली थी, इस वक्त 65 हैं वो। कांग्रेस, बहुत बड़ा नुकसान यहां पर कांग्रेस को हुआ है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार
जो महाराष्ट्र में लगातार चल रही थी वो खत्म हो गई है। एनसीपी 43 पर सिमट गई है, जो कि पिछले 2009 में 62 सीटें एनसीपी के पास थी। और उसके अलावा एक बड़ा नुकसान जो हुआ है वो एमएनएस को भी हुआ है। एमएनएस सिर्फ 4 सीटों पर रुझानों में आगे बढ़ती हुई, आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 2013 में एमएनएस ने 13 सीटें हासिल की थी। अन्य यहां पर 18 हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, आरएचएसपी राष्ट्रीय हितकारी समाज पक्ष बीजेपी के साथ 1 सीट पर वो यहां पर आगे चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार कैसे बनेगी इस बारे में फैसला शाम तक हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना ने भी इस बात के संकेत दे दिए थे। अब हरियाणा विधानसभा का अगर रुख करें तो यहां सबसे पहले देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका है बीजेपी ने, ये आप साफ तौर पर कह सकते हैं। और यही 46 जो इस वक्त तक नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें 46 सीटें अगर बीजेपी को मिल रही हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 46 बहुमत का जो आंकड़ा है, जादुई जो आंकड़ा है, वो बीजेपी के पास है। तो आईएनएलडी ओम प्रकाश चौटाला, बातें यहां पर कई तरह की सामने आ रही थी कि क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। कल इस तरह की खबर आई थी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन अब सब संभावनाओं पर विराम यहां पर लग गया है। कांग्रेस को बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 40 2009 में सीटें हासिल की थी, सरकार बनाई थी, लेकिन अब कांग्रेस लगभग साफ हो चुकी है हरियाणा से और बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है। एक बार फिर से आपको स्टूडियोज लिए चलते हैं प्रसून के पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया देसाई साहब। क्या आपको इस बात का मलाल है कि गठबंधन टूट गया और ना टूटा होता तो दोनों के परिणामों में अंतर भी आ सकता था और आप लोग कहीं ज़्यादा बड़े बहुमत से आते? बिल्कुल ये संभव था और उसी हिसाब से आखिर तक जब ये बातें चलती रही, जब अपने गठबंधन के जो भी सीट शेयरिंग की बातें होती रही, हमने यही प्रयास रखा था। लेकिन कुछ बातें सामने से इस तरह से नहीं आई और ये अनफॉर्चुनेट रहा कि गठबंधन टूट गया। होता तो ज़रूर उसमें फ़र्क भी ज़्यादा दिखता, लेकिन चलो जिस तरह से शिवसेना मैदान में उतरी तो उद्धव जी के नेतृत्व में अकेली ही थी। और जहाँ तक ये छोटे छोटे दल भी महायुति के जब हमारे साथ सभी हुआ करते थे, वो सब बीजेपी ने साथ में ले लिए थे। वो भी उनको एक अच्छा, उनको जो भी इजाफा हो रहा है उसका ये भी एक कारण रहा। और शिवसेना इस मैदान में अकेले रहने के बावजूद उद्धव जी के नेतृत्व में जो अभी 65 सीटें दिखा रही है, वहाँ से ये आंकड़ा ज़रूर और 2 घंटे में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सब्सटेंशियल बन जाएगा और एक रिस्पेक्टेबल टोटल रहेगी, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं। अब तरीके क्या होंगे, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी, कमोवेश सारे नेताओं के बयान बहस उसी दिशा में जा रहे हैं और एनसीपी ने कह दिया है हम विपक्ष में बैठेंगे, कांग्रेस ने कह दिया है सवाल ही पैदा नहीं होता है बीजेपी शिवसेना के साथ जाने का। शिवसेना में अब तरीके क्या होंगे? क्या उद्धव ठाकरे निजी तौर पर फैसला लेंगे, विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, पार्टी संसदीय बोर्ड बैठेगी, क्या करेंगे, किस रूप में फैसला होगा? बिल्कुल नेशनल एग्जीक्यूटिव शिवसेना के नेतागण को लेके उद्धव जी इस बारे में चर्चा तो करेंगे ही और एक पॉलिसी डिसीजन के तौर पर शिवसेना पक्ष प्रमुख होने के नाते स्वयं ही उद्धव जी इस बारे में निर्णय लेंगे और वो निर्णय होगा। और ये निर्णय से पहले जो आप बीजेपी की तरफ से खबर आ रही है कि फडणवीस साहब मुलाकात करने जाएंगे उद्धव ठाकरे से, वो माथुर भी मिलेंगे, ये सारी जो चीज़ें आ रही है, तो मुलाकात के बाद बीजेपी अपने तौर पर बैठेगी या उद्धव निजी तौर पर फैसला ले सकते हैं? बातें तो दोनों तरफ से होंगी, उनके पास से भी उनके नेतागण रहेंगे, उद्धव जी के पास आएंगे तो उद्धव जी भी एक सकारात्मक निर्णय होगा, महाराष्ट्र के हित में होगा। क्योंकि हम एक चीज़ देसाई साहब देख रहे हैं कि एनसीपी 50 सीटों पर आगे चल रही है और आप लोग 56 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी के भ्रष्टाचारों का पुलिंदा लेकर लगातार शिवसेना और बीजेपी भी दोनों मिलकर आप लोग विरोध करते रहे, उसकी इस तादाद में कोई बहुत कमी आई नहीं है। एनसीपी 50 सीट पर आ गई है। अब आप सोचिए तो कि जो इस पूरी बिसात में चीज़ें डगमगा गई, जो आप लोग के हक में ये किस हद तक जा सकती थी, इसके लिए दोषी कौन है, खलनायक कौन है इसका? खलनायक का अब उसकी समीक्षा करने का ये वक्त नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर कहते हैं कि हमने तो प्रयास पूरा किया था। प्रामाणिकता जो भी आपको थी दिखनी थी वो पूरे महाराष्ट्र की जनता ने भी देखी।
लेकिन बात रही है जो 50 सीटें आप कह रहे हैं एनसीपी के आगे दिखा रहे हैं, तो उसमें बदलाव ज़रूर आएगा, क्योंकि आधे राउंड्स हुए हैं और जो राउंड्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें काफ़ी इजाफा शिवसेना के लोगों को, शिवसेना के उम्मीदवारों को बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। राकेश, हम जुड़े हुए हैं देसाई साहब, लेकिन एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बात निकल कर बार बार आ रही है कि वैचारिक तौर पर दोनों के बीच मतभेद है नहीं, ये एक फैक्ट है। राजनीतिक तौर पर जो भी उलझन है, दोनों की जो भी इच्छाएं थी सत्ता हमें मिल जाए, लेकिन इस रुझानों को अगर फैसलों में बदल दिया जाए, इसके बाद कौन है दोषी इन परिस्थितियों के लिए? क्योंकि ये परिस्थितियां तो आगे भी आने वाली है, और जैसा जिक्र इससे पहले हुआ है कि बीजेपी छोटी पार्टियों को खाएगी जैसे कभी कांग्रेस खा जाया करती थी। देखिए, ये आशंका निर्मूल है, क्योंकि हर पार्टी अपना विस्तार करती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस टूटने का है, देखिए उसमें मुझे लगता है कि अधिक परिपक्वता की आवश्यकता शिवसेना की तरफ से थी। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार फार्मूला दिया, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। किसी भी पार्टी के लिए एक अपना सम्मान की स्थिति होती है। एक दूसरी बात, देखिए शिवसेना अभी जो फैसला लेगी, अब उद्धव ठाकरे निजी स्तर पर बहुत फैसला नहीं ले सकते हैं। उनका जो विधायक दल है उसका दबाव होगा। सत्ता से बाहर रहकर महाराष्ट्र की बहुत सी पार्टियाँ स्थिर नहीं रह पाती हैं। इसका मानसिक दबाव उद्धव ठाकरे पर काम करेगा, क्योंकि सत्ता से अगर भारतीय जनता पार्टी निर्णय ले लेती है कि मैंडेट मुझे नहीं मिला है, हम विपक्ष में बैठेंगे, तो इस स्थिति में शिवसेना पर एक मानसिक दबाव पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इन फ्लेक्सिबिलिटी की जगह दोनों ही पार्टियों को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है। वैचारिक समानता होने पर लंबे समय पर दुख और सुख में कौन पार्टी कब किसके काम आ जाए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीति हमेशा एक समान नहीं रहती है। थानवी साहब, वोटरों के जहन में कुछ नहीं होगा? दोनों महाराष्ट्र के हित में अलग हुए, दोनों महाराष्ट्र के हित में एक साथ आ रहे हैं। देखिए, एक साथ आ रहे हैं ये अभी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शिवसेना अब क्या खेल खेलेगी, अब बाजी उसके हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ जो किया, उसके जवाब में देखिए उन्होंने कैसी भाषा इस्तेमाल की थी। नरेंद्र मोदी को अफजल खान कहा, उन्होंने उनके पिता तक की बात की, और इतनी कटुता आ गई थी। अब शिवसेना जानती है कि सत्ता के मोह में पड़ कर के भारतीय जनता पार्टी उनको फिर कहीं भविष्य में नुकसान पहुंचाएगी या फ़ायदा पहुंचाएगी। ये खेल जो है शिवसेना जरूर सोच रही होगी। और भारतीय जनता पार्टी में जो मैंने पहले कहा कि मोदी ये न कहे हम अपने बूथे पर सरकार नहीं बनाते तो हम नहीं बनाते, सोर्सेस से ही, लेकिन दोनों में मध्यस्थता नितिन गडकरी करेंगे और गठबंधन दोनों के बीच हो जाएगा, बीजेपी शिवसेना के बीच। ये अब सोर्सेस के हिसाब से चलने लगा। ये मैसेज बड़ा क्लियर आ रहा है, क्योंकि जो रुझानों का फैसले में बदलने की स्थिति है उसमें दोनों नहीं मिलते हैं, तो फिर स्थितियां अटक जाएंगी, नहीं बनती है। और ऐसा नहीं हो कि कहीं गडकरी जो है वो मध्यस्थता करते करते अपना नाम सीएम ना बन जाए। हम इसी पे आ रहे थे कि कहीं वो सीएम ना बन जाए। देसाई साहब, हम इस पे आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे कि नितिन गडकरी एक बेहतरीन नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, और संयोग से जब आप लोग की सरकार मिलीजुली सरकार भी थी 1995 में, एक ही शख्स निकला है महाराष्ट्र से जो दिल्ली तक पहुंचा है, वो है नितिन गडकरी साहब, जिनका नाम और अब यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। क्या ये गठबंधन जो बनेगा, इसमें आप लोग को ऐसा लगता है कि सीएम को लेकर भी अब शिवसेना की सौदेबाजी चलेगी, या शिवसेना उसमें अपनी भागीदारी चाहेगी? साई साहब, देखिए प्रसन्न जी, शिवसेना ने कभी सौदेबाजी राजनीति में इस तरह से गठबंधन में रहते हुए कभी नहीं की। सौदेबाजी एक अलग बात होती है जो हमारे वैचारिक तत्वों के खिलाफ है। शिवसेना पक्ष प्रमुख इस महाराष्ट्र की जनता ने दिए हुए मैंडेट को गंभीरतापूर्वक लेगी। बीजेपी की तरफ से अब चाहे नितिन गडकरी जैसे जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, उनको अगर उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड उस तरह से नियुक्त करता है तो वो उनकी एक बात उनके माध्यम से रहेगी। शिवसेना उस बारे में, या शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी किसी व्यक्ति सेंट्रिक बात इस तरह से नहीं करेंगे। जो भी उनका प्रपोजल या जो भी ऑफर उनका होगा, उसके ऊपर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता को देखकर वो निर्णय उद्धव जी करेंगे। राजनीतिक तौर पर आप लोग को सबसे बेहतरीन कौन शख्स लगते हैं जो बीजेपी और शिवसेना को एक साथ चला सकते हैं बतौर सीएम? सभी को साथ में चलना होगा, सभी को साथ में, सबका विकास सबका साथ, उसी तरह से सोच अगर रहे तो वो बेहतरीन होगी।
अब तो आप नारे भी उनके लगाने लगे बीजेपी के, सबका साथ सबका विकास। ये उनका पेटेंट तो नहीं है ना इसके ऊपर? पेटेंट नहीं लेकिन हमारा कहना है नेताओं की लंबी फेरिस्त है सीएम को लेकर। आपके यहाँ तो सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए अगर तो उसमें कई नाम निकल कर आए, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो खड़से हो, चाहे मुनगंटीवार हो, चाहे मुंडे जी की पंकजा बेटी हो, चाहे अब दिल्ली से अब करने जाएंगे मध्यस्थता नितिन गडकरी जी। फिट कौन है? अब देखिए, ये हर शख्सियत अपने अपने हिसाब से बहुत मजबूत है, अपने अपने इलाके में अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी के तौर पे उनकी रेटिंग बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड ने दी हुई है, तो जो भी उन लोगों का ये होगा, पहले तो ये देखना होगा उनकी तरफ से ऑफ़र क्या आती है, किस तरह की बातें आगे आती हैं, और हमारे तरफ से निर्णय। देखिए, एक नई खबर आ रही है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने एनसीपी से संपर्क किया है। ये खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि एनसीपी जिस लिहाज से कह रही थी और एनसीपी इस मिजाज से भी कह रही थी कि शरद पवार किस तरह के नेता हैं और क्या सियासत खेल सकते हैं, तो ये खबर आ रही है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एनसीपी से संपर्क किया है। ये खबर कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बारामती में जाकर प्रधानमंत्री मोदी की सभा करना और उसमें चचा भतीजे को निशाने पर लेना, और वो भी तीखे शब्दों के साथ, और इन सब के बीच अब अगर इस खबर का क्या मायने है, साहिल क्या जानकारी है? और देखिए, खबर यह है कि बीजेपी के महाराष्ट्र यूनिट की तरफ से एनसीपी से समझौते को लेकर विरोध किया गया है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एनसीपी से टटोला जा रहा है कि एनसीपी क्या सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं उसमें शिवसेना के साथ लगेगी, लेकिन अगर शिवसेना से बात नहीं बन पाती तो क्या एनसीपी एक विकल्प हो सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है और इसी के चलते ये संपर्क किया गया है। दूसरी खबर हमारे पास ये है कि एनसीपी के बड़े नेताओं को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने घर बुलाया हुआ है। थोड़ी देर में वहां पर एक बैठक होगी और वहां पर इस पूरे चीज पर एक जायजा लिया जाएगा, और 2-2:30 बजे के बाद शरद पवार अपना कोई एक स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं पूरे इस नतीजों को लेकर, लेकिन 1 बजे तक वो पूरे नतीजों का इंतजार करेंगे और उसके बाद अपना फैसला लेंगे। लेकिन इससे पहले एनसीपी के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है शरद पवार के घर पे। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा अचरज की बात है कि एनसीपी से संपर्क किया गया है। अब तक महाराष्ट्र के नेता साफ शब्दों में कह रहे थे कि एनसीपी से किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व ये डिसाइड करता है, तय करता है, तो राज्य के नेतृत्व का क्या उस पर रुख रहेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल तो उन्होंने इस बात के लिए विरोध किया हुआ, ये खबर हमारे पास है। नहीं साहिल, इसका मतलब ये है कि लगातार जो हम लोग ना बात कर रहे हैं उसमें शिवसेना एक एलाई है, इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये खबर जो है ये इस बात को ले जा रही है कि शिवसेना मंजूर नहीं, शिवसेना बर्दाश्त नहीं, उद्धव के कमेंट बर्दाश्त नहीं, सामना का एडिटोरियल बर्दाश्त नहीं। ये मैसेज भी कहीं उसके साथ आ रहा है, ये सही है क्या? देखिए, बीजेपी इस वक्त ये समझ चुकी है कि अब तो खुद के बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते। ऐसे में पहला नेचुरल उनका कोर्स ये रहेगा कि नैसर्गिक तौर पर वो शिवसेना से पहले बातचीत करें, उसमें ओम माथुर, देवेंद्र फडणवीस, चाहे जरूरत पड़े तो नितिन गडकरी भी उसमें कूद पड़े। लेकिन अगर शिवसेना अपने बात पर अड़ी रहती है और अगर उनसे बातचीत नहीं हो पाती, उनसे बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तो ऐसे में महाराष्ट्र में मामला ना फंसे, इसके लिए बात किससे की जा सकती है? तो एनसीपी से की जा सकती है। तो क्या एनसीपी इसके लिए तैयार होगी, ये पहले देखना होगा, और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि एनसीपी को टटोला जा रहा है कि एनसीपी, क्योंकि एनसीपी में अलग अलग तरीके के मत है। ये टटोलने की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम में गठबंधन कैसे और सरकार किस रूप में बने, इसको लेकर गहमा गहमी खासी तेज है। हमारे साथ स्मृति ईरानी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री। स्मृति ईरानी जी, महाराष्ट्र की राजनीति में पहला पेंच तो यही आकर फंस गया कि सरकार बने तो कैसे बने। शिवसेना आज की नहीं, पुरानी यारी, पुरानी दोस्ती, पुराना गठबंधन, वापसी हो रही है, ऐसा आपको लगता है? कोई दूसरा रास्ता नहीं है? प्रधान जी, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य नहीं हूं, इसलिए इस विषय पर चर्चा, विचार विमर्श और फैसला करने का अधिकार मात्र वरिष्ठ नेतृत्व को है। मैं मात्र इतना कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र का ये असेंबली का चुनाव अपने आप में एक बहुत विशेष राजनीतिक संकेत अपने संग लेकर आया है। एक तो ये कि कांग्रेस और एनसीपी का वहां पर सफाया हुआ है, और दूसरा ये कि हमारी स्थापना के बाद लगभग 171 सीटें ऐसी थी जिस पर भाजपा कभी लड़ी नहीं थी। उन सीटों पर भी भाजपा के प्रति
प्रति जनता का इस प्रकार से रुझान जो है वो अपने आप में मुझे कार्यकर्ता के नाते गौरवान्वित भी करता है। आप सबने बीजेपी के पिछले विधानसभा के चुनाव में जितनी सीटें थी उसकी तुलना में आज जितनी सीटें आ रही हैं उस बढ़त को देखते हुए ज़रूर समझा होगा कि डबल से ज़्यादा सीटें हमारी आ रही हैं। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते वो भी मुझे प्रसन्नचित्त करती हैं, लेकिन साथ ही हरियाणा से भी जो खबरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में वो भी विचारणीय है कि जहां पर हमारी सत्ता नहीं थी वहां पर इतना भारी बहुमत मिलना अपने आप में जनता ये संकेत दे रही है कि जो विश्वास उन्होंने केंद्र में हमारे प्रति व्यक्त किया वही विश्वास व्यक्त करते हुए अब वो राज्य में भी नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। हरियाणा में जाहिर है बहुत बड़ी सफलता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो आपको लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के परिणाम प्रसून जी ऐतिहासिक इस दृष्टि से भी है क्योंकि भाजपा की वहां पर कभी सरकार रही नहीं है यकीनन, और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी कभी रही नहीं और पहली बार आई है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में जितनी विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे थी उतनी सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं पहुंच पाई है, इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है कि गठबंधन के बाद हमने मात्र 12 दिन के अंतराल में ही 171 सीटों पे अपनी भूमिका को व्यक्त किया है और इतने कम अंतराल में इतनी प्रभावी ढंग से चुनाव को लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना हुआ और उस चुनौती में उत्तीर्ण हुए हमारे कार्यकर्ता। तो ये कहना कि लोकसभा की तुलना में अगर आप हमारे परफॉर्मेंस को कहीं आंक रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि लोकसभा के अंतर्गत जब चुनाव हो रहे थे तब गठबंधन के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे थे। ये गठबंधन के टूटने के बाद मात्र 12 दिनों में हमारा परफॉर्मेंस रहा है। हमारे कैंडिडेट्स को अंकित करने के साथ साथ पूरे चुनाव का लड़ना मात्र 12 दिनों में ऐसी जगहों पर जहां पर भाजपा कभी स्थापना के बाद लड़ी नहीं थी अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती थी जिसे सफलतापूर्वक हमारी केंद्र के और प्रदेश के संगठन ने इस सफलता से इस चुनौती को पार किया। खास तौर से दो प्रदेश हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी विदर्भ में 33 सीटों पर आगे है। लोकसभा चुनाव में जाहिर है ज़्यादा सीटों पर आगे थी। शिवसेना वहां पर अभी 5 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना अलग विदर्भ बनाने के खिलाफ, आप लोग विदर्भ बनाने के पक्ष में। दूसरी तरफ कोंकण का इलाका, कोंकण को लेकर लगातार बीजेपी का एक प्रयास था कि वहां पर किसी तरीके से एंट्री हो, लेकिन इस बार वहां पर आपकी एंट्री नहीं हो पाई है। 10 सीट में से किसी सीट पर भी बीजेपी आगे नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि पहली बार जिन सीटों पर बीजेपी को लड़ना पड़ा, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी वहां कैडर नहीं था, संगठन कमजोर था, या आप लोग शिवसेना पर निर्भर थे, इस वजह से यह स्थिति हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि हमने 12 दिन के अंतराल में जिस प्रकार से चुनाव को माउंट किया उसको अगर आप ध्यान से आंकड़ों को देखें तो हमने अपने वोट शेयर को डबल किया है 12 दिन के अंतराल में। क्या ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए संभव था? जो असंभव था उसे संभव करके हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। तो आप पहले जिन आंकड़ों के आधार पर तुलना कर रहे हैं वो सारे आंकड़े तभी प्रस्तुत हुए हैं राज्य की जनता के सामने जब हमारा गठबंधन था वर्षों का। पहली बार आप ऐसे आंकड़े पा रहे हैं जिसकी अगर तुलना आप अगली बार से करें तभी मुझे लगता है उचित होगा जब हम अकेले अपने दम पर लड़े, वो भी इतने कम समय में। क्या हमारी वृद्धि हो सकती थी? क्या हम बेहतर कर सकते थे? ये सारा विश्लेषण तो तभी संभव है बड़ी इंसाफ के साथ जब पूरे आंकड़े और पूरे नंबर्स और पूरी की पूरी सीटों की गिनती समाप्त होगी, तभी सही विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन अब तक के जो रुझान आ रहे हैं वो मात्र 12 दिन की प्रतिस्पर्धा के अनुसार मुझे लगता है बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। हम पूर्ण विश्वास के साथ लड़े कि इतने कम अंतराल में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे और मैं कार्यकर्ताओं के इस विश्वास को और उनकी जद्दोजहद को प्रणाम करती हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे गठबंधन टूटने के दौर का खामियाजा आंकड़ों में नजर आ रहा है। आप लोग 2/3 सीट पा सकते थे, लोगों में आक्रोश था कांग्रेस और एनसीपी को लेकर, लेकिन अलग अलग आप लोग हो गए। इस पूरे दौर में कौन नायक था जिसमें आपको सफलता मिल गई और कौन खलनायक था जिसने गठबंधन तोड़ दिया?
देखिए प्रसून जी, यहाँ पर मैं दोनों जानते हैं, हिंदी में एक शब्द है सिंहावलोकन। जब शेर अपनी गति से आगे बढ़ता है लेकिन एक मध्य में आकर रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है ताकि आगे की गति निर्धारित कर सके। तो आज सिंहावलोकन का आप शायद उल्लेख कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब हम पलट कर देखते हैं तो वर्षों से हमारे कार्यकर्ताओं की जो तपस्या रही है, हमारे नेतृत्व की जो क्षमता रही है, वही क्षमता के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि उत्सव के माहौल में कभी खलनायक की बात होती है। मुझे लगता है अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में आप खलनायक किसी को मानते हैं तो वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के गठबंधन की सरकार का भ्रष्टाचार था, असुरक्षा का माहौल था, जो महाराष्ट्र की जनता के लिए खलनायक के रूप में प्रस्तुत हुआ। और उन्होंने नायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया एक लोकतंत्र के उत्सव में। मेरे लिए वही एक अहम बात है। जितने तीखे वाण किए गए वार सीधे तौर पर शिवसेना के अखबार सामना के ज़रिए जो कुछ लिखा गया, क्या वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करके एक साथ आने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है? मुझे लगता है कि मैं अपनी ओर से आपको विशेष बधाई देना चाहूंगी प्रसून जी। बहुत एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपके चैनल पर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। आपने अभी भी अपना वो अंदाज निराला नहीं छोड़ा है जिसमें आप घुमा फिरा के मुझसे अपने प्रश्न करते हैं ताकि कहीं ना कहीं मुझसे आप जवाब उगलवा सके। लेकिन मेरी क्योंकि पुरानी आपसे इस प्रकार की स्पर्धा करने की ट्रेनिंग रह चुकी है, इसलिए मात्र अपने आप को इसी बात तक सीमित करूंगी कि गठबंधन कब, कैसे, उसके परिणाम क्या हुए अथवा आगे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में उत्तर मात्र हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे वरिष्ठ नेता ही देंगे। अब सीधा सवाल का जवाब सीधा दे दीजिए ना, एक जाते जाते। बीजेपी बदल गई है ना? बीजेपी का बदलाव का अगर आप उल्लेख करते हैं तो हाँ, एक निर्णायक भूमिका में राष्ट्र के सामने, महाराष्ट्र के सामने और हरियाणा के सामने भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत हुई है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में तीनों स्तरों पर अपने आप को प्रस्तुत करना भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं बल्कि उस जनता, उन समर्थकों की भी जीत है जिन्होंने वर्षों वर्ष हमें विश्वास दिखाए रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी। सफलता कहीं ना कहीं किसी रूप में, लेकिन एक खबर आ रही है कि नारायण राणे चुनाव हार गए हैं। नारायण राणे जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, बेटे को उतारना और इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक वक्त गांधी परिवार तक को चिताते हुए भी बीच में चले गए थे बाहर की हमें आप सीएम बनाइए। फिर पिछले दिनों आए, फिर वो कहने लगे हमें सीएम बनना है और मैं सीएम कौन नहीं बनना चाहता है, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। रायगढ़ से चुनाव हारे हैं जो कि कंकावली और रत्नागिरी का इलाके में आता है, कोंकण का इलाका, और कोंकण में स्थिति बीजेपी के भी हालांकि अच्छी नहीं है। संजय निरुपम जी, ये जनादेश की दिशा कांग्रेस और एनसीपी सरकार के खिलाफ है या बीजेपी शिवसेना के हक में है? नहीं, निश्चित तौर पर यह जनादेश हमारे खिलाफ है, लेकिन बहुत ज्यादा बीजेपी या शिवसेना के पक्ष में भी नहीं है। कल रात तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार का आकलन पेश कर रहे थे कि हम पूरी बहुमत के साथ आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 30 सभाएं ली, सारा काम धाम छोड़ के प्रधानमंत्री से प्रचार मंत्री बनकर महाराष्ट्र घूमते रहे। आज ऐसा दिख रहा है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण विश्वास नहीं दिखाया। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा, जो रुतबा लोकसभा चुनाव के समय दिखा या नतीजे के तौर पे जो दिखा, वो महाराष्ट्र के चुनाव में साफ साफ नहीं दिख रहा है। कहीं न कहीं डेंट लगता हुआ दिख रहा है। रह गई बात हमारी, हाँ 15 वर्षों से हम सरकार में थे, 3 इलेक्शन हम लगातार जीते हैं। इस बार लोगों ने कहा कि ठीक है, किसी और को मौका दिया जाए, लेकिन लोगों का ये पूरा फैसला भी कहीं न कहीं फ्रैक्चर्ड है। एक पूरा मैंडेट क्लियर नहीं आ रहा है। ये पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र में सरकार बनने की स्थिति नहीं दिख रही है। जिस शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी की इतनी तू मैं हुई, जिस शिवसेना ने इनको अफजल खान की औलाद कहा, क्या अब वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रही है? जिस बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा, क्या वो एनसीपी का समर्थन लेने जा रहे हैं? तो आने वाले दिनों में ज्यादा गुत्थियां बन रही हैं और उन गुत्थियों को सुलझाना इतना आसान नहीं है। हां, अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को तिलांजलि देकर किसी तरह सत्ता में आना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला दिखता है, तब वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जनता का जो फैसला है बहुत ही कंफ्यूजन से भरा हुआ है। उलझी हुई गांठों को सुलझाने में आप लोग भी मदद कर सकते हैं। संजय निरुपम जी, आपकी भूमिका इसमें क्या होगी? क्योंकि देखिए हम शिवसेना के साथ जाएंगे नहीं, हम बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, एनसीपी हमारे साथ आएगी तो सरकार बनेगी नहीं। फार्मूले क्यों निकाले जा रहे हैं कि शिवसेना, एनसीपी
एक साथ मिल जाए और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे दे, उसके बाद देखिए बीजेपी बाहर, जो आप लोग जो बोलते थे कि नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों बाहर। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी होगा अभी इस बारे में कुछ कहना, और क्योंकि ये बहुत मेजर शिफ्ट होगा कांग्रेस की पॉलिटिक्स का। तो आने वाले दिनों में इस बारे में जो भी फैसला होगा, एक प्रवक्ता के स्तर पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। अगर शीर्ष नेतृत्व को ऐसी बात लगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को रोकना है और रोकने के लिए कहीं दूसरे ग्रुप को समर्थन देना है, तो मुझे लगता है कि ऐसा फैसला हो सकता है। लेकिन यह फैसला मेरे स्तर पर नहीं है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर होगा। ये एक तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर मुंबई में लड्डू बंट रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में हमारे साथ संजय निरुपम जी मौजूद हैं। संजय निरुपम जी, लड्डू बंट रहे हैं, दिवाली मन रही है, सारा नज़ारा सब कुछ सामने है, लेकिन हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लड्डू और मिठाई के बीच में कांग्रेस की अहम भूमिका, कांग्रेस का अहम निर्णय महाराष्ट्र की सियासत को नए तरीके से परिभाषित करने के लिए भी हो सकता है। आप तो पुराने शिव सैनिक भी रह चुके हैं, संकेत की भाषा आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कुछ चीज़ें साफ होनी चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेताओं के भाषण में निशाने पर बीजेपी कम, नरेंद्र मोदी ज्यादा थे। आप लोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अलग देखते हैं? ये मुझसे सवाल है प्रसून जी, आप ही से। देखिए, क्या ऐसा है, नरेंद्र मोदी में पूरी भारतीय जनता पार्टी समा गई है। नरेंद्र मोदी ही भाजपा है, भाजपा को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी रिप्लेस कर गए हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है। जब भाजपा में कुछ भी हो रहा है तो नरेंद्र मोदी ही हैं, तो निश्चित तौर पर जब आक्रमण होगा, अटैक होगा, निशाना होगा, तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी पर आप अटैक कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? आलोचनाओं को सुनने के बाद बीजेपी वाले लोग असहज हो जाते हैं। याद रखिए, प्रधानमंत्री हैं और ये लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री की आलोचना लोकतंत्र में होती है। हमारे जब प्रधानमंत्री थे तो बीजेपी के लोग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोलते थे, अगर उसका इतिहास ढूंढा जाएगा तो शायद हम बहुत कम बोलते हैं अभी मोदी जी के बारे में। तो आपका जो प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी को रोकना कांग्रेस का एक ध्येय हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। नरेंद्र मोदी ही बार बार कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज महाराष्ट्र को कांग्रेस से मुक्त नहीं कर पाए। जिस कांग्रेस को पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया गया था हर ओपिनियन पोल में, यहां तक कि एग्जिट पोल में और इनके प्रचार में, भाषण में कि कांग्रेस को हटाइए, आज कांग्रेस हटी नहीं, अभी भी उसका खंभा उतना ही मजबूत है। हाँ, हमारी सीटें कम हो गई हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लगातार जीतते आ रहे, पिछले कई वर्षों से लगातार हारते आ रहे हैं। जो नए वोटर होते हैं, जो फ्लोटिंग वोट होता है, वो थोड़ा कैंपेन के प्रभाव में आकर के जिस पार्टी का अच्छा प्रचार होता है उधर चला जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है महाराष्ट्र में, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता और ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। एक वक्त इमरजेंसी के वक्त और कोई नहीं, बाला साहब ठाकरे साथ खड़े हुए थे, इंदिरा गांधी के समर्थन में थे इमरजेंसी के। आपको याद होगा इमरजेंसी के वक्त भी पूरे देश में जब कांग्रेस पार्टी हार रही थी, महाराष्ट्र अकेले कांग्रेस के साथ खड़ा था। यकीनन। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या मौजूदा वक्त में जब कांग्रेस का सुपड़ा हर जगह से साफ हो रहा है, हरियाणा में आप बुरी तरह हार गए हैं, सिर्फ 13 सीट पर आगे चल रहे हैं, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस कोई बड़ा निर्णय ले सकती है कि जिससे बीजेपी को रोका जा सके? मेरे ख्याल से निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन वो निर्णय कब होगा, कैसे होगा, कौन लेगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, हमारा एक शीर्ष नेतृत्व है, उस नेतृत्व की पूरी नजर है महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, खासकर ठीक चुनाव से पहले जिस प्रकार से समीकरण टूटे, बिखरे, वोटों में बिखराव आया, पूरी राजनीति बदल गई महाराष्ट्र की, उसके ऊपर पूरी नजर है शीर्ष नेतृत्व की हमारे महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। तो उस बारे में एक निश्चित तौर पर फैसला होगा, और बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक ऐतिहासिक और अप्रत्याशित किस्म का फैसला होना चाहिए, मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि अब राजनीति बदल रही है, लोग बदल रहे हैं। आप सत्ता में नहीं हैं, सत्ता से बाहर हैं, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहते हुए कैसे भूमिका निभानी है, विपक्ष में रहते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का एक जबरदस्त प्रचार चल रहा है पूरे देश में, उस प्रचार के ऊपर कैसे ब्रेक लगाना है, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक फैसला तो पार्टी को करना है और फैसला पार्टी करेगी। लेकिन अभी तत्काल, अभी इस समय नहीं, हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन लगे इसमें। यकीनन। थानवी साहब, ये जो संकेत हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए, और अगर कांग्रेस उस दिशा में बढ़ जाती है तो ये राजनीतिक तौर पर शायद एक नए तरीके की परिस्थिति इस देश के भीतर होगी।
देखिए, शिवसेना के समर्थन के बगैर, अगर शिवसेना बाहर से समर्थन करती है, उसके बगैर तो ये संभव नहीं है। नहीं, ये अगर बाहर से कर दे कांग्रेस, देखिए, शिवसेना के साथ में कांग्रेस अगर मिलती है किसी भी रूप में, वो आत्मघाती कदम होगा। शिवसेना इतनी सांप्रदायिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा ही है, और बाबरी मस्जिद के मामले में कांग्रेस को सब उसकी भूमिका पता है। उसके बाद में सिर्फ भाजपा को दूर रखने के लिए, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि भाजपा खुद दूर रहने की कोशिश कर रही है। ये तो अभी सरकार बनाने को लेकर के अगर भाजपा के हाथ पांव फूले, कांग्रेस अगर इसमें अपना सर खपाती है तो अपना और नुकसान करेगी। डीपी त्रिपाठी साहब, एनसीपी के नेता, इनका क्या कहना है? और ये, क्योंकि ये बड़े संकेत निकल कर आ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से एनसीपी को भी संपर्क किया गया है, और इस बीच में शरद पवार ने मीटिंग बुलाई है एनसीपी नेताओं की, यह भी जानकारी आ रही है। लेकिन डीपी त्रिपाठी साहब का क्या कहना है, ये सुन लेते हैं। दिन भर की सियासी उठापटक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता महासचिव डीपी त्रिपाठी साहब हैं। ये उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से सियासी समीकरण बदल रहे हैं महाराष्ट्र में, एनसीपी की राह आगे क्या होगी? एनसीपी की राह बहुत स्पष्ट है। हम विपक्ष में बैठेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने जो भी आदेश दिया है उसका सम्मान करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विरोध में रहेंगे। सर, ऐसी भी चर्चा जोरों पर है कि शिवसेना और एनसीपी की भी कुछ बातचीत हो रही। नहीं, ये कोई बात सही नहीं। क्या बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए कुछ एक सेकंड ऑप्शन, कोई उपाय सूझ रहा है? क्योंकि जिस तरह से जो बीजेपी की जो सीट है जितनी आ रही हैं, तो उसके हिसाब से क्या आप लोग कुछ और कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में नहीं आ रही है। उनको खुद ही समझौता करना है। मुझे लगता है कि उन्हें शिवसेना से बातचीत करनी पड़ेगी, जो शुरू हो गई है। पहले दोस्त थे, फिर रूठे, फिर रूठों को फिर से मना पाएगी बीजेपी? हाँ, बिल्कुल वही करेगी। आपको लगता है सर ये अवसरवाद है एक तरीके से? पहले आपने अलग अलग रास्ते, इतना पुराना अलायंस तोड़ा, उसके बाद अब आप फिर और आपने कहा कि अपने दम पे आप इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद अब फिर वही रहा। बिल्कुल अवसरवाद है, इसमें कोई शक नहीं। सर, एनसीपी का क्या ये निश्चय है कि अब विपक्ष में ही बैठेंगे, कोई बातचीत किसी भी पार्टी से नहीं? नहीं, हम तमाम पार्टियों से बातचीत करेंगे, लेकिन जो जनादेश महाराष्ट्र की जनता ने दिया है उसके अनुसार हम विपक्ष में बैठेंगे।